हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे एनवायरमेंटल साइंस की जो सेकंड बुक है उसका क्वेश्चन पेपर, और ये सेमेस्टर 1 के लिए भी और सेमेस्टर 3 के लिए भी है। अब देखिए, इसमें इकोसिस्टम के बारे में पूछा गया है, और जो इकोसिस्टम है ना, वो जो पहली बुक है ना एनवायरमेंटल साइंस की, उसका सिलेबस में है। लेकिन इन्होंने पता नहीं गलती से दे दिया, जानबूझ के दिया, लेकिन सेमेस्टर 3 में दे दिया है। और सेमेस्टर 3 में आता है बायोडायवर्सिटी। लेकिन मैं आपको इकोसिस्टम भी करा रहा हूँ, क्योंकि कोई भरोसा नहीं सोल वालों का कि थर्ड सेमेस्टर में भी इकोसिस्टम पूछ ले आपसे। तो यहाँ पे मैंने पेपर लगा दिया है, आप देख सकते हैं, है ना। रेगुलर वालों का और सोल वालों का अलग है। सोल वालों को 3 पार्ट करने हैं, रेगुलर वालों को 2 पार्ट करने हैं। और सोल वालों का 70 नंबर का पेपर है, आपको 7 क्वेश्चन करने हैं। पहले पार्ट में 4 क्वेश्चन आएंगे, आपको उसमें से 3 करने हैं, और बाकी दोनों पार्ट में 3-3 क्वेश्चन है, उनमें से कोई 2-2 आपको करने हैं। ठीक है। और 2.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। उससे पहले अगर आप पहली बार आए तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से जाइए और डायरेक्ट ज्वाइन हो जाइए। अब देखिए, जो पहला क्वेश्चन होता है वो मैंडेटरी होता है, यानी आपको पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है। बाकी के जो 3 क्वेश्चन है उसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपको शॉर्ट नोट दे दिए है ना, आपको ये 500 के 500 सॉल्व करने हैं। तो पहला है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और हिंदी वाले भी साथ साथ इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैविक ऑक्सीजन डिमांड। हिंदी वाले भी साथ साथ देखते रहिए, दोनों पीडीएफ साथ साथ चलेंगी। अब देखिए, ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है उसको डिकम्पोज करने के लिए या ब्रेक डाउन करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो इसी ऑक्सीजन डिमांड को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। अब देखिए, 2 चीजें होती है, एरोबिक और एनएरोबिक। तो देखिए, एनएरोबिक में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करने के लिए, लेकिन एरोबिक में जरूरत होती है। तो जब एरोबिक डिकम्पोजिशन होता है तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको ऑक्सीजन की डिमांड होती है। तो ये जो ऑक्सीजन डिमांड है इसी को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। और देखिए, अगर पानी में कोई ऑर्गेनिक मटेरियल डिसॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कि जो वाटर है ना उसमें ऑक्सीजन की कमी है ना। अगर हम उसमें ऑक्सीजन ऐड कर दें तो इससे क्या होगा कि जो डिकम्पोजिशन है वो बढ़ जाएगा, उसकी जो स्पीड है ना डिकम्पोज होने की, ब्रेक डाउन होने की, वो स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि वाटर की क्वालिटी कैसी है, उसके अंदर ऑक्सीजन है या नहीं है ना। हम उसमें कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल डालेंगे और चेक करेंगे कि वो डिकम्पोज हो रहा है या नहीं हो रहा। अगला है आपका ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। हिंदी में से बोलते हैं स्कल प्राथमिक उत्पादकता। अब देखिए, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एक टाइप की ऐसी प्रोडक्टिविटी होती है जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की मदद से सन से कितनी एनर्जी बना पाते हैं, तो उसी को बोलते हैं ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, है ना। यानी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय प्लांट, है ना। जो प्लांट है वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहा है फोटोसिंथेसिस की मदद से, तो ये होगा ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगला है प्राइमरी पॉल्यूटेंट, यानी प्राथमिक प्रदूषक। अब देखिए, जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है ये एक टाइप का ऐसा पॉल्यूटेंट होता है जो डायरेक्टली एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जितनी भी गैसेस होती हैं, स्मोक होता है, धुआं होता है, आपने देखा होगा ना। जब वो थर्मल पावर प्लांट में जो डायरेक्ट गैस है वो हवा में छोड़ दी जाती है इंडस्ट्रीज के द्वारा, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगी उनको छोड़ दिया जाता था, तो ये क्या थे, प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं। और फिर इन्हीं की वजह से जो एयर पोल्यूशन है वो होता है। तो ये जिनकी वजह से होता है वही होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट, जिनकी वजह से पोल्यूशन होता है। और अगर एग्जांपल की बात करें तो जो पॉलिथीन होती है, आपने उसका यूज करा और फिर आपने उसको फेंक दिया, तो वो जो फेंक देते हैं ना डायरेक्ट इन्वायरमेंट में, तो वो पॉलिथीन भी क्या हो जाती है, प्राइमरी पोल्यूटेंट हो जाती है। अगला है जियोथर्मल एनर्जी। तो ये एक टाइप की हीट एनर्जी होती है जो अर्थ की जो सरफेस होती है वहां से निकलती है ना। अर्थ के नीचे क्या है, गरम गरम लावा है ना। तो लावा क्या करता है, स्टीम छोड़ता है। स्टीम जो धुआं होता है ना, भाप होती है गरम गरम, वो छोड़ता है। तो जब ये भाप ऊपर आती है जमीन के ऊपर, तो ये काफी प्रेशर क्रिएट करती है ना। और इसी की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं। जो ये प्रेशर छोड़ता है ना उसकी वजह से हम टरबाइन घुमाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम जियोथर्मल एनर्जी। लेकिन देखिए, जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो डायरेक्ट जो अर्थ की जो स्टीम आ रही है उनसे नहीं करते। हम क्या करते हैं, जो कोयला होता है उसको जलाते हैं, बंद करते हैं। फिर जो कोयला होता है ना वो स्टीम छोड़ता है, गैस छोड़ता है, तो उसकी मदद से हम टरबाइन घुमा के इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं। तो उसे बोलते हैं हम जियोथर्मल पावर प्लांट, जहाँ पे कोयला जलाकर बिजली बनाई जाती है। और मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको वो भी बताया था डायग्राम के माध्यम से, कि जो वो गैस निकलती है ना उसको फिर जो स्क्रबर होता है वो क्या करता है, उसके ऊपर पानी छिड़कता है। पानी छिड़कने की वजह से जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो जमीन मतलब नीचे बैठ जाते हैं, और जो क्लीन एयर है वो इन्वायरमेंट में चली जाती है। और फिर जो पॉल्यूटेंट होता है उसको फिर मिक्स करवाते हैं लाइमस्टोन से, फिर वो जिप्सम बना देते हैं।
और अगला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये तो आपको पता ही है क्या होता है। अगला जो क्वेश्चन था ना उसमें मैचिंग थी। आप मैचिंग भी इसको देख सकते हैं, मैंने फोटो लगाई दी है, किसका आंसर क्या होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में फिर से शॉर्ट नोट दे दिया है और इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, इनमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। जैसे पहला है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए और जितने भी हवा, पानी, सॉइल है ना, जमीन हो गई है ना, ये सब चीजें क्या होती है, कंपोनेंट होती है इकोसिस्टम की। मतलब जितने भी बायोटिक कंपोनेंट है ना, बायोटिक में प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह ये सब आ गए। और जितने भी अबायोटिक है, अबायोटिक में आ जाएगी हवा, पानी और जमीन। तो ये दोनों कंपोनेंट मिलकर ही इकोसिस्टम बनाते हैं। तो इकोसिस्टम के कंपोनेंट ये सब हो जाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी, वाटर भी, एयर भी और लैंड भी। और ये सभी कंपोनेंट आपस में मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं और एक बबल ऑफ लाइफ बनाते हैं। और देखिए जो सनलाइट है और जो क्लाइमेट है वो भी कंपोनेंट है इकोसिस्टम का, उसको भी ऐड किया जाएगा। तो नॉन लिविंग में तो कोई सी भी चीज आ सकती है, तो जितनी भी नॉन लिविंग चीज है और जितनी भी लिविंग चीज है वो दोनों ही कंपोनेंट है इकोसिस्टम का, ठीक है। अगला है इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन एनवायरनमेंट। तो ये भी कोई समझाने वाली चीज तो है नहीं, ये तो आपको पता ही है एयर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है एनवायरनमेंट पे। अगला है भोपाल गैस डिजास्टर। तो देखिए ये 1984 में हुआ था 3 दिसंबर को। इसमें गैस थी वो लीक हो गई थी, एक मतलब फैक्ट्री थी वहां पे, मतलब गैस है केमिकल का काम होता था। तो इस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये जो गैस थी ये रात में रिलीज हो जाती है ना, जब रात में सब सो रहे होते हैं तो ये गैस में सिलेंडर में लीक वगैरह हो जाता है और पूरे मतलब भोपाल में ये गैस फैल जाती है। और इसकी वजह से मतलब लाखों लोग मर जाते हैं। और अभी हाल ही में इसके ऊपर मूवी भी आई थी। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में आपको न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बताना है, तो आपको उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पूछा गया है। तो देखिए न्यूक्लियर एनर्जी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये लो ग्रीन हाउस गैस है, मतलब इससे कोई भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होता, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है ना। ये मतलब इन्वायरमेंट के लिए काफी हेल्पफुल है, यानी ये एक टाइप की ऐसी एनर्जी है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। और अगला है हाई एनर्जी डेंसिटी, यानी मतलब 1 ग्राम यूरेनियम से भी आप मतलब पूरी इंडिया को जगमग कर सकते हैं, इतनी ज्यादा इसमें एनर्जी होती है ना। तो इसकी जो मतलब डेंसिटी है ना एनर्जी की, वो काफी ज्यादा हाई होती है। और ये रिलायबल पावर सप्लाई देता है, यानी आप कंटिन्यूअस आपको इससे पावर मिल सकती है। जैसे रिन्यूएबल सोर्स होते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी होगी, तो वो वेदर कंडीशन पर डिपेंड करती है, लेकिन ये किसी भी वेदर कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता, आप इससे लगातार बिजली ले सकते हैं। और इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि हाई इनिशियल कॉस्ट। अब देखिए पहले आपको इसके लिए पूरा पावर प्लांट बनाना पड़ेगा, फिर आपको मतलब ये जो आप इसका इस्तेमाल करेंगे ना, एक तो ये लिमिटेड है, मतलब ये रिन्यूएबल नहीं है, ये एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा जो यूरेनियम है वो खत्म हो जाएगा। और ऊपर से यूरेनियम काफी महंगा भी है, क्योंकि ये मतलब जो चीज अर्थ पर जितनी कम होगी उसकी डिमांड उतनी हाई होगी है ना, इसलिए यूरेनियम लिमिटेड है, बहुत कम मात्रा में, इसलिए इसकी जो कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा है। और ऊपर से न्यूक्लियर एक्सीडेंट के चांसेस है ना। अब जैसे कि आप भोपाल गैस ट्रेजिडी को ही देख लीजिए, कैसे गैस लीक हो गई। अब मान लीजिए वही न्यूक्लियर पावर प्लांट में थोड़ी सी भी गलती होगी, पूरा का पूरा मतलब जो शहर है वही उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ऐसा एक एक्सीडेंट हो भी चुका है, आपने चेर्नोबिल के बारे में सुना होगा। तो वहां पर भी क्या हुआ था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट फट गया था। और इसका जो वेस्ट होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, यानी एक बार ये फट गया ना तो वहां पे रेडियो एक्टिव जो वेस्ट है वो पड़ा रहेगा, आप उसको हटा नहीं सकते, बड़ी मुश्किल से हटेगा, वो भी उसको हटने में कई सालों लग जाते हैं। अगर हम चेर्नोबिल की बात करें तो वहां पे जब ये फटा था ना, तो कई मतलब 50 साल लग गए थे वहां पे, मतलब रेडियो एक्टिव को वेस्ट को खत्म होने में। तो ये जो वेस्ट है ना इसका काफी ज्यादा खतरनाक होता है, ये अगर ह्यूमन की बॉडी में घुस जाए तो उसको पैरालाइज आ सकता है ना, उसको मतलब आंखें खराब हो सकती हैं, उसकी जो आगे वाली जनरेशन है वो भी, उनको भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो अब देखिए अगर हम दोनों अगर कंपेयर करें तो इससे मतलब नुकसान ज्यादा है, फायदे कम है ना। फायदा मतलब है ही नहीं इसका, इसका फायदा एक जगह है बस, एटम बम बनाने में, न्यूक्लियर बम बनाने में, उसमें भी बस तबाही होनी है। और अगला आपका क्वेश्चन था, आपको एक केस स्टडी के माध्यम से आपको एक रिवर वाटर का कन्फ्लिक्ट के बारे में बताना है, यानी जो डिस्प्यूट चल रहा है दो स्टेट के बीच उसके बारे में बताना है। तो देखिए एक डिस्प्यूट चला है, कावेरी रिवर डिस्प्यूट। तो ये जो कावेरी नदी है ना, ये जो कर्नाटका है वहां से होकर तमिलनाडु में बहती है। और इसी नदी की वजह से दोनों स्टेट में विवाद चल रहा है कि कौन सबसे ज्यादा पानी इस्तेमाल करेगा। अब देखिए जो कर्नाटका है ना, वहां से ये ओरिजिन है इसका, मतलब वहां से ये कावेरी नदी निकलती है। अब जहां से वो निकलती है ना, तो वहां पे उन्होंने डैम बना रखा है, और डैम की वजह से वो सारा पानी मतलब खुद ही इस्तेमाल कर देते हैं, बचा कुचा तमिलनाडु को दे देते हैं। जैसे तमिलनाडु में पानी की कमी हो जाती है, वहां पे खेत सूख जाते हैं, सिंचाई हो नहीं पाती। इसी की वजह से दोनों स्टेट में लड़ाई झगड़ा चल रहा है।
और इसके लिए फिर ये सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे और वहां पे इन्होंने केस वगैरह भी लड़ा था। अब देखिए अगर हम लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो मतलब पूरे अगर हम दुनिया की देखें तो ऐसा कोई भी मतलब एग्रीमेंट या ऐसा कोई भी लॉ और कानून नहीं है रिवर के ऊपर कि कौन सा देश कितना पानी लेगा। और देखिए अगर हम पॉलिटिकल फैक्टर की बात करें तो ये काफी ज्यादा जो रिवर है ना इसका मुद्दा काफी ज्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि जो भी सीएम बनता है वो ये वादा जरूर करता है कि हम जो कावेरी का पानी है ज्यादा पहुंचाएंगे आपके पास, है ना। तो ये दोनों ही वादे करते हैं। और ये जो रिवर जो वाटर है ना ये काफी ज्यादा पॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है। तो देखिए ये ना क्लाइमेट के ऊपर भी मतलब डिपेंड करता है कि कितनी बारिश होती है। अगर ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा पानी होगा तो दोनों स्टेट्स को भरपूर पानी मिलेगा। लेकिन बारिश कम हो जाती है तो कर्नाटका में जो कावेरी नदी आ रही है उसमें कम पानी होगा, तो जो कर्नाटक है वो पहले डैम रोक कर पानी यूज कर लेगा, तो तमिलनाडु का क्या होगा, है ना। ऐसे में जो विवाद है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और ये जो मुद्दा है ना इसके ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट है ये आज तक चल रहा है, इसको मतलब अच्छे से रिजॉल्व अब तक नहीं किया गया है। अब देखिए ये ना रिवर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी जो रिवर बह रही है ना वो किस स्टेट में ज्यादा बह रही है। जो कर्नाटका रिवर जो कावेरी रिवर है कर्नाटका एरिया में ज्यादा बह रही है, तो इसलिए जो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मतलब आदेश दिया है कि जो कर्नाटका है वो 60% जो वाटर है कावेरी का इस्तेमाल कर सकता है और तमिलनाडु 40% इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसे मतलब जो परसेंटेज है ना उसमें जो पानी है उसको बांट दिया गया है कि कौन सा मतलब स्टेट कितना पानी इस्तेमाल करेगा। लेकिन देखिए परसेंटेज में बांटने से कुछ नहीं होता, लेकिन जरूरतें भी तो पूरी होनी चाहिए। आपने 40% तो दे दिया उसको लेकिन उसकी मतलब जरूरतें ही ज्यादा है, तो 40% में भी जरूरतें वो पूरी हो नहीं पा रही। इसलिए जो कॉन्फ्लिक्ट है अब तक चला आ रहा है। अब चौथा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कोई दो करने तीन आपको दिए जाएंगे। पहला है फूड चेन और फूड वेब। तो देखिए फूड चेन क्या होती है, एक टाइप की लीनियर सीक्वेंस होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है ना, और फिर उसे कोई और ऑर्गेनिज्म खाता है, तो एक टाइप की पूरी सीक्वेंस लाइन होती है ना। जैसे कि घास को रैबिट खाएगा, रैबिट को चील ने खा लिया, ऐसे करके एक मतलब लाइन चल रही है ना जिसमें पहले तय होता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसको खाएगा। और दूसरा है फूड वेब, इसमें क्या होता है मल्टीपल चेन होती है, फूड चेन होती है ना उनको मिक्स कर दिया जाता है तो वही फूड वेब बन जाता है। और अगला है एनर्जी फ्लो क्या होता है। तो देखिए एनर्जी फ्लो क्या होता है कि जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी है उसका ट्रांसफर हो जाए, या फिर एक लेवल से दूसरे लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर हो जाए। जैसे कि घास है, घास में कुछ एनर्जी है, उसने फोटोसिंथेसिस करा, उसमें कुछ एनर्जी आ गई। अब उसको रैबिट ने खाया, अब रैबिट ने घास खाई, अब उसको भी घास से एनर्जी मिली। अब रैबिट को सांप ने खाया, अब सांप को भी उससे एनर्जी मिल गई। तो एनर्जी का फ्लो हो रहा है। और देखिए एक लेवल से दूसरे लेवल में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो सिर्फ 10% होता है। एग्जाम्पल के लिए रैबिट ने घास खाई, घास में थी 100 कैलोरीज, तो रैबिट को कितनी मिलेंगी 10 कैलोरीज। वैसे ही जो रैबिट है उसको सांप ने खाया तो सांप को 1 कैलोरीज मिलेगी, क्योंकि जो बाकी की जो 90 कैलोरीज होती है ना वो कहीं ना कहीं मतलब खर्च हो जाती है। रैबिट ने खाना खाया, चलेगा हिलेगा काम करेगा, वहां पे वो सारी एनर्जी खर्च हो जाती है। तो एक लेवल से जब दूसरे लेवल में एनर्जी जाएगी तो सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी। और दूसरा है न्यूट्रिएंट फ्लो। अब देखिए जैसे एनर्जी का फ्लो हो रहा है एक लेवल से दूसरे में, वैसे न्यूट्रिएंट्स का एक लेवल से दूसरे लेवल में फ्लो होता है। न्यूट्रिएंट जैसे कि कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, है ना। तो आप जो खाना खाते हैं आपको खाने से आयरन मिलता है ना, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वो नाइट्रोजन वगैरह जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपको खाने से मिलते हैं। तो एक लेवल से दूसरे लेवल में ये न्यूट्रिएंट्स फ्लो करते रहते हैं। अब अगला है आपका कन्वेक्शनल एनर्जी और नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी। तो देखिए जो कन्वेक्शनल एनर्जी होती है ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है, मतलब एक बार के इस्तेमाल से ही ये खत्म हो जाएगी, जैसे कि कोल, ऑयल और नेचुरल गैसेस जैसे कि सीएनजी। और जो नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी होती है ये रिन्यूएबल एनर्जी होती है, जैसे कि सोलर, विंड और हाइड्रो और जियोथर्मल पावर एनर्जी। तो बस ये आपको एक शॉर्ट तरीका याद रखना है, कन्वेक्शनल मतलब नॉन रिन्यूएबल और नॉन कन्वेक्शनल मतलब रिन्यूएबल। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज क्या है। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, उस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आपको बार ग्राफ बनाना है। तो ऊपर जो मैंने पेपर क्वेश्चन लगा रखा है ना उसमें आप देख सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन है वो। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज लैंड यूज, यानी भूमि उपयोग क्या होता है और ये कैसे लैंड कवर से अलग है। तो देखिए लैंड यूज यानी भूमि का उपयोग क्या होता है। जब जो ह्यूमन होते हैं यानी जो हम होते हैं जब लैंड का इस्तेमाल करते हैं तो क्यों करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए, है ना, कमर्शियल के लिए, रेजिडेंट के लिए यानी रहने के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। तो कोई भी पर्पस हो सकता है, किसी भी पर्पस के लिए हम लैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं लैंड यूज, यानी जो लैंड है उसको किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। और दूसरी तरफ हम बात करें लैंड कवर की तो वो उसकी फिजिकल कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा होता है कि यानी जो लैंड है यानी जो जमीन है वो किस चीज से ढकी हुई होती है, जैसे कि फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट है तो यानी जो जमीन है उस पर पेड़ों से वो कवर है। वाटर बॉडीज है यानी जो जमीन है वो पानी से कवर है। वही अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो जो जमीन है वो घर वगैरह से जो रेजिडेंट है उससे कवर है।
अब अगले क्वेश्चन में देखिए आपको जो ग्राफ दिया गया है ना, मतलब जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें से आपको कोई एक 2 साल का मतलब डाटा उठाना है और उसमें बताना है कि ये जो 2 साल के भीतर जो चेंजेस आए हैं उसके पीछे का रीजन क्या है। तो आप ऊपर कोई से भी 2 साल उठा सकते हैं ना, आप वो क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, उसमें से कोई भी 2 साल उठा लेना और कंपैरिजन कर देना। जैसे कि वहां पे अगर पहले मतलब वहां पे घास वगैरह थी, पेड़ वगैरह थे, जंगल था, तब उसको काट कर वहां पे अब अर्बनाइजेशन हो चुका है ना, वहां पे जमीन को काट कर वहां पे एग्रीकल्चर के लिए लैंड को साफ कर दिया गया, खेती हो रही है वहां पे, इंडस्ट्रीज लग चुकी हैं या कमर्शियलाइजेशन हो चुका है, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि कैसी जो लैंड यूज है ये बदल चुका है, पहले किसी इस्तेमाल में आता था, अब किसी इस्तेमाल में आ रहा है। अब अगले सिक्स्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट इज AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो एक टाइप का ना न्यूमेरिकल स्केल होता है जिसकी मदद से हम एयर पोल्यूशन को नापते हैं। अगर हम आपने सुना होगा ना, न्यूज में बताती है कि दिल्ली का AQI आज इतना बढ़ गया, तो यानी जो दिल्ली है ना वो कितना ज्यादा पोल्यूशन है, हम कैसे पता लगाते हैं उसमें कितना पोल्यूशन है, AQI की मदद से। फिर आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वो कौन से टाइप के पोल्यूटेंट को वो मेजर करता है, यानी जो AQI है वो कौन से टाइप का ऐसा जो पोल्यूटेंट है उसको हम देखता है कि कितना ये एयर में मिक्स है। तो देखिए AQI जो होता है वो सबसे पहले ओजोन के मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करता है, कि जो O3 होता है ना उसके मॉलिक्यूल को ढूंढता है कि कितना मतलब जो ग्राउंड लेवल है उसमें प्रेजेंस है उसकी। फिर वो देखता है PM10 एंड PM2.5, एक टाइप के पर्टिकुलर मैटर होते हैं, फिर उसका ये पता लगाता है। फिर ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको ये आइडेंटिफाई करता है कि कितना एयर में प्रेजेंस है इसका, और फिर उसी के आधार पर ये एक वैल्यू देता है और फिर उसी से हमें पता चलता है कि कितना ज्यादा पोल्यूशन है। फिर अगले पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि जो AQI है वो जो नंबर देता है उसकी मदद से हम कैसे पता लगाते हैं कि जो एयर पोल्यूशन है वो कम है कि ज्यादा है। और फिर आपसे पूछा गया है कि जो एयर पोल्यूशन है मतलब अगर AQI अगर हाई है तो उसके क्या सोशल और इन्वायरमेंटल इफेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए जो AQI है ना वो जो अपनी स्कोरिंग देता है वो 0 से लेके 500 तक देता है। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का जो AQI है वो 340 के पार है, यानी दिल्ली में अभी हाई पोल्यूशन है। और देखिए जो स्केल होता है ना इसको डिवाइड किया गया है गुड में, मॉडरेट में, अनहेल्दी और हैजर्डियस में। तो जो दिल्ली है ना अभी वो अनहेल्दी में आती है, अगर यही AQI अगर 400 से पार पहुंच जाए तो ये हैजर्डियस में आ जाएगा। अब देखिए AQI हाई है तो इसके क्या क्या नुकसान होते हैं वो तो आप सभी जानते ही हैं, जैसे कि आपको अस्थमा हो सकता है, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है ना, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, आंखों में जलन हो सकती है ना, आपको दिखाई कम दे सकता है ना, और कई सारी आपको बीमारियां हो सकती हैं। और साथ ही साथ एसिड रेन हो सकती है ना, अगर आप इतने सारे जो खतरनाक मॉलिक्यूल्स एयर में होंगे जब बारिश होगी तो वो एसिड रेन में बदल जाएगी। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन, इसमें आपको डायग्राम दे दिया और इस डायग्राम से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले तो यही पूछा है कि ये डायग्राम बताना क्या चाहता है और आप इसमें क्या देख रहे हैं। फिर पूछा गया है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस फॉर द एनवायरनमेंट। तो देखिए सबसे पहले तो आप यही बता देंगे कि इसमें फूड वेब के बारे में बताया गया है। अब पूछा है कि आपको क्या क्या दिख रहा है, तो वो आपको बता देना है कि आपको फॉक्स दिख रहा है, आउल दिख रहा है, रैबिट दिख रहा है, माइस यानी चूहा दिख रहा है, ग्रास होपर है, बर्ड है, कैरेट है, ग्रास और ग्रेन है। फिर इकोलॉजी की क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको एक्सप्लेन कर देना है। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो आपको जो इमेज दी गई है तो आपको इसके हिसाब से इकोलॉजिकल पिरामिड बनाना है। अब देखिए इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करें तो सबसे पहले प्रोड्यूसर आते हैं जो सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस करते हैं और एनर्जी बनाते हैं, है ना, खाना बनाते हैं। तो सबसे पहले प्लांट हो गया और जो ग्रेन हो गया है ना वो सब प्राइमरी में आ जाएंगे। फिर वो प्राइमरी कंज्यूमर कौन जाएंगे, जो ये ग्रास खाते हैं, ग्रेन खाते हैं, है ना। तो देखिए प्रोड्यूसर में आ गए कैरेट, ग्रास और ग्रेन। और जो प्राइमरी है जिसमें हर्बीवोरस आते हैं जैसे रैबिट, चूहा, ग्रास होपर और चिड़िया, बर्ड। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन जाएंगे, फॉक्स और आउल। तो ऐसे करके आपको जो इकोलॉजिकल पिरामिड है इसके बारे में बता देना है। फिर अगले पार्ट में आपसे पूछा है कि अगर हम इकोसिस्टम में से अगर एक भी स्पीसीज को गायब कर दे तो इकोसिस्टम पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए इसकी वजह से बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो फूड चेन है ना वो डिस्टर्ब हो सकती है। मान लीजिए जो मतलब घास है, अब घास को खरगोश खाएगा, खरगोश को सांप खाएगा। अब अगर हमने खरगोश को ही हटा दिया तो इससे जो सांप है वो भी मर जाएगा, है ना, सांप को खरगोश खाने को ही नहीं मिलेगा, और मतलब जो खरगोश से जो एनर्जी मिलनी थी सांप को भी नहीं मिलेगी। तो ऐसे करके जो सारे जानवर है, अगर हम एक स्पीसीज को हटा देंगे तो सारे जानवर अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एक फूड चेन बनी हुई है ना, कोई एक एक चीज खाएगा जब तो उसको कोई दूसरा चीज खाएगा ना, तो पूरी एक सीक्वेंस बना हुआ है, अगर हम बीच में से कोई एक चीज को हटा दे तो सब खत्म हो जाएगा। वहीं अगर मान लीजिए आपने सांप को हटा दिया, अब खरगोश की आबादी बढ़ती जाएगी और एक टाइम पे इतनी बढ़ जाएगी कि वो सारी घास खा जाएंगे। जैसे घास खत्म, फिर खरगोश खत्म,
तो इससे क्या होगा कि वो भी सब खत्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए वही आपने घास को हटा दिया, फिर तो ऑलरेडी सब खत्म। तो मतलब किसी को भी हम एक भी स्पीसीज को इकोसिस्टम से नहीं हटा सकते, कोई ना कोई एक किसी ना किसी पर डिपेंड है। इकोसिस्टम में जितनी भी स्पीसीज होती है ना, वो दूसरी स्पीसीज पर डिपेंड होती है। अब अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, व्हाट आर ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स को हिंदी में बोलेंगे तेल का रिसाव, यानी एक तरीके से तेल का मतलब लीक होना। अब देखिए ऑयल स्पिल मतलब होता है इन्वायरमेंट में जो लिक्विड जो पेट्रोल है उसका रिलीज हो जाना। मान लीजिए कोई शिप है जिसमें मतलब पेट्रोल जा रहा है किसी दूसरे देश, अब बीच में ही उसमें मतलब वो फट जाए या कुछ हो जाए, उसमें मतलब तेल लीक होने लग जाए और पानी में बहने लगे, तो इसको भी हम ऑयल स्पिल बोलेंगे। पानी में जाए या हवा में जाए या इन्वायरमेंट में जाए, जैसे ही ऑयल इन्वायरमेंट में जाएगा तो उसे ऑयल स्पिल कहा जाएगा। और इसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान भी हो जाता है। मान लीजिए जो शिप है उसमें अगर तेल लीक हो गया, समुद्र में तेल फैल गया, तो जो वहाँ के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके काफी दिक्कत हो सकती है, उनकी मृत्यु भी हो सकती है। और कोई भी कारण उसके पीछे हो सकता है, चाहे वो ऑयल ड्रिलिंग हो, अगर आपने जमीन खोद के तेल निकाला है वो भी ऑयल स्पिल में आएगा। ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं उसमें से लीक हो गया तो वो भी ऑयल स्पिल है ना। आपने स्टोर करके रखा है कहीं एक जगह, वहां पे किसी ने मिसाइल मारी और वो पूरा फट गया, तो वहां पे भी क्या होगा, ऑयल स्पिल हो जाएगा। और अगले पार्ट में आपसे पूछा गया है कि जो ऑयल स्पिल है ये कैसे मरीन पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करता है। अब देखिए आपने ऐसी कई खबरें सुनी होंगी, न्यूज में सुना होगा कि जो ऑयल से बड़ा जो शिप है वो कहीं जा रहा था और उसमें से फिर ऑयल लीक हो गया, इसकी वजह से पूरे समुद्र में तेल फैल गया। तो इसकी वजह से जो मरीन पोल्यूशन है वो हो जाता है ना, पूरे उसमें तेल फैल गया। अब उसमें अगर हल्की सी भी आग लगी तो पूरा समुद्र जल जाएगा और वहाँ के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको भी मतलब खतरा आ सकता है, वो भी जल सकते हैं, उनकी भी मृत्यु हो सकती है। और मान लीजिए तेल फैल भी गया ना, अब वो ऊपर आते हैं, जैसे कि वेल मछली होगी, डॉल्फिन हो गई, ये क्या करती है ऊपर आके सांस लेती है पानी में। अब अगर ये ऊपर आके सांस लेगी तो इनके फेफड़ों में तेल वगैरह जा सकता है और इनको भी काफी बीमारियां हो सकती हैं। अब देखिए जो तेल है वो तो पानी के ऊपर रहेगा, नीचे तो जाएगा नहीं, तो नीचे वाली मछलियां वो तो बच जाएंगी, लेकिन जो ऐसी मछली हैं जो ऊपर आके सांस लेती हैं, जैसे कि कछुआ हो गया, वो भी ऊपर आके सांस लेता है, तो उनके लिए काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। अब आपका आखिरी क्वेश्चन है, माइनिंग इज एन एसेंशियल एनवायरमेंटल इवल डिस्कस। तो ये 2 बार प्रिंट हो गया तो उसको हटा लीजिएगा। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो माइनिंग है, हम जो खुदाई करते हैं, वो एनवायरमेंट के लिए कितना हार्मफुल है और हमारे लिए जरूरी भी है। अगर हम माइनिंग नहीं करेंगे, माइनिंग करके हम जो आयरन ओरे है उसको निकालते हैं, है ना, जब आयरन ओरे निकालेंगे उससे आयरन बनाएंगे, आयरन से फिर बाकी की मशीनें बनती हैं जिससे इंडस्ट्री वगैरह चलती है ना। तो माइनिंग हमारे लिए जरूरी है, लेकिन माइनिंग क्या करती है, एनवायरमेंट को हार्म भी पहुंचाती है। अगर हम जमीन खोदेंगे, वहां से कोई भी सामान निकलेगा, जो ऐसे जो एलिमेंट्स वो जमीन पे गिरेंगे, जमीन की जो फर्टिलिटी है उसको लूज कर देगी, जो जमीन है ना, जमीन को खराब कर देंगे। और जब हम खुदाई करते हैं तो ऐसे ऐसे पार्टिकल निकलते हैं जो हवा में मिक्स हो जाते हैं, और जो मतलब सांस लेंगे ना तो ह्यूमन को भी मतलब दिक्कत कर सकते हैं, एनिमल्स को भी दिक्कत कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन होगा। अब वही अगर हम खुदाई करते हैं, वो जो पार्टिकल है वो पानी में जाएगा, पानी को भी पॉल्यूटेड कर देगा। देखिए तो माइनिंग करने से जो हवा है, पानी है और जमीन है, तीनों पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है। लेकिन करना भी जरूरी है। अगर हम माइनिंग नहीं करेंगे तो हमें जो जरूरी सामान है वही नहीं मिलेगा, हमें कोल नहीं मिलेगा, आयरन नहीं मिलेगा, डायमंड्स हो गए, और भी कई सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमें नहीं मिलेंगे बिना माइनिंग के। तो माइनिंग करना जरूरी है। इसलिए यहाँ पे आपको देखिए बोला भी गया है, माइनिंग इज एन एसेंशियल, जरूरी भी है और एक टाइप का इन्वायरमेंटल ईवल भी है। तो इसी के ऊपर आपको डिस्कस कर देना। तो यहीं पे ये वीडियो भी एंड होती है। तो देखिए अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप यहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हो, यहीं पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। वही जो पीडीएफ है ना, ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी और थर्ड सेमेस्टर के लिए भी है। ये वाले जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है ना, ये दोनों मतलब सिलेबस तो ये पहले का है लेकिन दूसरे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।